students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका सब टॉपिक था, और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन बाय हीट, बाय लाइट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन किया होगा। ठीक है, जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, और अगर आपको उनसे कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की जर्नी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ। स्टूडेंट्स, हमारी 3 रिएक्शंस रह रही हैं। कौन कौन सी हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमारा सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन रिएक्शन के नेम से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है आगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने 2 रिएक्टेंट्स को कंबाइन करवाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया था, ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने ब्रेकिंग ऑफ सिंगल रिएक्टेंट करवाकर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए थे। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई एक चीज़ है जो दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर रही है ना। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसकी जगह से हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। यही कुछ हमें अभी तक समझ में आ रहा है इसके नाम को देखकर। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक एक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ली 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा A एंड B। ठीक है, ये मेरी 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, मैंने इसको लेबल कर दिया A और B। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर होता है। ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमने ब्लू कलर का लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाली आयरन नेल। ठीक है, हमने 2 आयरन नेल ली। ये हमारे पास एक आयरन नेल है और ये दूसरी है। ठीक है, अब मैंने इनमें से एक आयरन नेल को लिया और इसके अंदर मैंने इसको डिप करवा दिया। ठीक है, मैंने टेस्ट ट्यूब बी में मैंने इसको डिप करवा दिया। जो टेस्ट ट्यूब ए है और जो ये वाली नेल है, ये हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखी हुई है। ठीक है, जब मैंने इसको इसके अंदर डिप करवाया और 20 मिनट्स तक इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, तो मुझे क्या दिखाई दिया? मेरे को 2 ऑब्जर्वेशन दिखाई दी। पहली ऑब्जर्वेशन तो मुझे ये दिखाई दी कि कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो क्या हो गया? फेड हो गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया? फेड हो गया। ब्लू कलर फेड्स। ठीक है, पहली तो चीज मुझे ये दिखाई दी। दूसरी चीज मुझे ये दिखाई दी कि जो ये आयरन नेल है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। इसके ऊपर क्या आ जाती है बच्चों? ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ब्राउन कलर कोटिंग। ठीक है, ये 2 चीजें मुझे दिखाई दी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये आयरन था, जो ये आयरन नेल है, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। इसकी वजह से उसके सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हुआ और वो जो कॉपर था वो आकर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसलिए आयरन के ऊपर भी ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। ठीक है, इसको रिएक्शन के साथ देखते हैं। चलिए जल्दी से। इसके अंदर हमारे पास क्या था? आयरन था। ठीक है, हमने आयरन नेल डिप करी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यही था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आयरन, नेम आप साथ साथ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना। आयरन सल्फेट, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास कॉपर। यहाँ पे ये हमारे पास ब्लू कलर का था, यहाँ पे ब्लू कलर फेड्स, और यहाँ पे ब्राउन कलर की कोटिंग।
रेड ब्राउन कलर, आप लिख सकते हैं रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आई होप आप लोगों को। यानी कि इसमें से आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से धक्का दे दिया, उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ गया। तो मैम ऐसा करा क्यों उसने? क्योंकि आयरन जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इससे ज्यादा ताकतवर है, तो वो कॉपर को उसकी जगह से आराम से हटा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका रिवर्स करूं, यानी कि कॉपर को अगर मैं आयरन सल्फेट के साथ करूं, एग्जाम में आ जाती है कई बार उल्टी रिएक्शन, तो क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या कमजोर वाला कभी भी ज्यादा ताकतवर को अपनी जगह से हिला सकता है? नहीं हिला सकता। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन के आगे हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल। कई बार बच्चे जो है बनाए जाते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, जो कि बिल्कुल गलत है, 0 मार्क्स है ना। तो इसके अंदर आपको लिखना है नॉट पॉसिबल, ठीक है, और इसके अंदर आपको अपनी डिस्प्लेसमेंट करके दिखानी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन को। ठीक है, आई एम रबिंग द डायग्राम। एग्जाम्पल आप लोग ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन होगी रिएक्शंस in which a more reactive element displaces the, है ना, एक ज्यादा ताकतवर जो है वो क्या करेगा? displaces the less reactive element from its salt solution, ठीक है। such a reaction is called displacement reaction। ठीक है, आई होप अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो वो भी आपको ZnSO4 प्लस कॉपर, यानी कि जिंक भी इससे ज्यादा ताकतवर हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूँ लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा, यानी कि कॉपर अभी तक सबसे कमजोर हमें दिखाई दे रहा है ना। तो कई बार अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम, है ना। तो मैं हमेशा से ही बच्चों ये कहती हूँ कि साइंस इज द स्टडी ऑफ अ क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन, यानी कि दिमाग में क्वेश्चंस तो आते रहते हैं, पर कई बारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक स्टडी होती है, तो हम कह देते हैं कि हम हायर क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, और आप पढ़ते भी हैं और तब आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती चली जाती है। लेकिन कई बारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ टर्म्स हम लोग आपको बता दें तो उससे समस्या हल हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में नहीं मेंशन है, फिर भी उस क्वेश्चन को जो आपके दिमाग में आया है कि हमें कैसे पता चलेगा, उसका आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सिर्फ एक इस सीरीज को पढ़ने से ही आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, क्या सीरीज है ये? सबसे ऊपर आता है इसके अंदर पोटेशियम, है ना। मैं सिंबल्स लिख रही हूँ, आई होप आपको सिंबल्स अच्छे से पता होंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहां से अगर मैं नीचे जाती हूं तो डिक्रीज होती है इनकी रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो इससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, कि भाई कौन सी चीज ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे आयरन ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे, तो यानी कि जो ऊपर की पोस्ट पे है
वो ज़्यादा रिएक्टिव है और वो नीचे वाले को हटा सकता है ना। पर क्या नीचे वाला भी ऊपर वाले को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे। इसी तरीके से अगर मैं जिंक को कंपेयर करूँ कॉपर से, तो जिंक भी मोस्ट रिएक्टिव है इससे, किसके कंपैरिजन में? कॉपर के। अगर मैं मर्क्यूरी को करूं तो हाँ, कॉपर जो है मर्क्यूरी को हिला सकता है, एटलीस्ट वो मर्क्यूरी सिल्वर और गोल्ड से ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। आप कोई ट्रिक बना सकते हैं, कोई हिंट बना सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रिक बनाई तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम हमने इस तरीके से इसको याद किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर भी हम ये नाम से ही पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दो चीजें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक एक्टिविटी के साथ करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए मैंने लिया बेरियम सल्फेट। ठीक है, मैं टेस्ट ट्यूब में लूंगी। ठीक है, मैं बना नहीं रही हूँ, मैं जस्ट रिएक्शन लिख रही हूँ। बेरियम सल्फेट, आप लोग नाम लिखिए बेरियम सल्फेट। और फिर उसके अंदर मैंने डाला बेरियम सल्फेट नहीं, मैंने लिया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, और मैंने लिया सोडियम सल्फेट। यहाँ पे मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया, सल्फेट का सॉल्ट मैंने ये वाला ले लिया। अब इसके अंदर हमारे पास बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, प्रोडक्ट में आ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड से तो आप फैमिलियर होंगे ही, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, है ना। दो चीजें आपस में डिस्प्लेस हो गई, ये चीज समझ में आई। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इन जो घुलता नहीं है पानी में। ठीक है, ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, ये हमें मिला, जो कि किसका था? बेरियम सल्फेट का था। और सोडियम क्लोराइड मिला। तो क्योंकि इसके अंदर दो आयन्स आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ज्यादा करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ही होती हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिएक्शंस इन which exchange there is an exchange of ions का exchange हो रहा है ना, exchange of ions between the reactants। ठीक है, such reactions are called double displacement reaction। ठीक है, इसमें हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट यानी NO3 की 1 होती है, तो क्रॉस करके ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड। नाम लिखते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस नहीं खत्म होनी चाहिए, है ना। पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे मेरे पास ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे बैलेंस करें तो लेड 1 है, NO3 2 है, तो चलो जी यहाँ पे 2 लगा दो। पोटेशियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, और आयोडीन 2 हो गया बैलेंस, है ना। इसमें आपका येलो पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट आता है लेड आयोडाइड का। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो कैसे करेंगे? बेरियम 1 क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, Na2 हो गया, SO4 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गई, है ना। आई होप अब आपको बैलेंसिंग भी इजी लगनी शुरू हो गई होगी।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे आई होप, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको क्लास की क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैम ये तो 2 रिएक्शंस लग रही हैं, है ना, तो हम इन्हें एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑक्सीडेशन में मान लीजिए मैंने एक चाइना डिश में कॉपर ली। ठीक है, कॉपर हमारा ब्राउन कलर का होता है। अब मैंने उसको हीट करवाया तो यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन गया और वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, और कॉपर ऑक्साइड हमारा जो है वो ब्लैक कलर का होता है, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ऑन हीटिंग द कॉपर वी गेट अ ब्लैक सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करा, है ना, गेनिंग हुई यहाँ पे। अगर गेनिंग हुई है ऑक्सीजन की तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कितना सिंपल है कि अगर ऑक्सीजन गेन कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसी ने तो गेन करा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं इसका रिवर्स करूं, यानी कि अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड में, ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन डाल दूं तो ये मेरा वाटर बन के अलग निकल जाएगा और कॉपर मेरे पास दोबारा से ब्राउन कलर का कॉपर आ जाएगा। तो यानी कि इसमें इसने क्या करा, अपने ऑक्सीजन को लॉस करा, है ना, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ये क्या हुआ आपका, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ये क्या हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। क्या ये चीज समझ में आई थोड़ी बहुत, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन के केस में बात करूं तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उल्टा ही चलता है ऑक्सीजन से, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। अगर आपको ऑक्सीजन का समझ में आ गया ना तो बस जस्ट उसका ही याद रखो, और जब आपका एग्जाम में मान लो हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई रिएक्शन आती है तो बस उसका उल्टा कर लो कि अच्छा गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है कि नहीं, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब डेफिनेशन लिखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। ठीक है, कई बार ये दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म बना रखा है इसका, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस इन विच देयर इज ईदर, दोनों में से एक होगा ना, ईदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ, किसका लॉस, हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शंस इन विच देयर इज ईदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को हम लूज करवा रहे हैं, और गेन ऑफ हाइड्रोजन का हम गेन करवा रहे हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, तो अ सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को गेन करता है और लूजेस हाइड्रोजन, ठीक है, is called a substance which gains oxygen loses hydrogen is called substance oxidized।
और इसी तरीके से अ सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो यानी कि वो क्या हुआ सब्सटेंस रिड्यूस्ड, इज कॉल्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। आई होप ये चारों डेफिनेशन सब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं लास्ट और फिर इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मैंने लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो मेरे पास क्या बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो इसमें इसने ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये तो हो गई भैया रिडक्शन, ये तो हो गई रिडक्शन। और इसके अंदर क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ सब्सटेंस रिड्यूस्ड, अगर सब्सटेंस रिड्यूस्ड पूछा जाएगा तो MnO2, और ये हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल के साथ सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और अब आपको सारी केमिकल रिएक्शंस बहुत ही सिंपल और इजी लगनी शुरू हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक का अच्छे से रिविजन करके आइएगा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा है जो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे और अपना चैप्टर को एंड करेंगे, वो है करोजन एंड रेंसिडिटी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, डेली लाइफ बेसिस एप्लीकेशन है वो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।